ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना के नए मामलों पर और कोरोना में देश की स्थिति क्या है। इसके अलावा हम इस बात पे बात करेंगे कि कोरोना के अलावा और कौन कौन से वायरस जो हैं इस समय हमें तंग कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है, हर राज्य में मौसम बदल रहा है और हर राज्य में अलग अलग तरह के लक्षण जो है सामने आ रहे हैं। बहरहाल वो कोरोना के लक्षण हैं या नहीं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, आम बुखार के अंदर और कोरोना से संबंधित बुखार में क्या डिफरेंस है, क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स के खतरे पर, जो दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। भले ही ये नया वायरस कोविड की तरह तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन अगर एक अध्ययन की बात करें तो सभी देश, विकसित देश या विकासशील देश, सभी कोरोना यानी मंकी पॉक्स से बहुत चिंतित है। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये बीमारी जो है वो धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रही है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए और आपको बताने के लिए कि क्या कुछ उपाय आप अपना सकते हैं अपने आप को इन बीमारियों से बचाने के लिए, डॉक्टर संजीव एम्स पटना के हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजीव, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर संजीव, कोरोना के जो मामले हैं वो देश भर में लगभग एक यथास्थिति सी बनी हुई है। 11,338 केसेस इस समय सामने आ रहे हैं, जो कि पिछले 24 घंटे में नजर आए हैं। कोरोना अपने खत्म होने की स्थिति में, उसके बावजूद भी एक ये स्थिति जो है 11-12 हजार की बनी हुई है, क्या कारण है? बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना खत्म होने की स्थिति में है, लेकिन अभी खत्म हुई नहीं है जी। तो अभी ऐसा नहीं है कि निश्चिंतता बिल्कुल आ जानी चाहिए कि कोरोना खत्म हो गई, हम उसके प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, कम जरूर हुई है, हमने नियंत्रण जरूर पाया है, लेकिन अभी भी केस मिल रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि 11,000 पूरे देश में है और मैं बताऊं कि पटना एम्स में जी अभी जो पिछले 1 जुलाई से हम बात करें तो करीब 60 मरीज भर्ती हो चुके हैं जी। और उसमें से जो कोरोना के वैसे मरीज जो किसी दूसरी बीमारी से भी ग्रस्त रहे हों और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं, तो करीब 9 रोगियों की मौत भी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। हाँ, खत्म होने के कगार पर जरूर है और जो कोरोना से बचने के हमारे उपाय हैं, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोरोना अनुकूल व्यवहार है, उसका हम पालन करते रहें तो जो भी कोरोना बची हुई है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते रहना चाहिए। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, या अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 011-2342-1764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 2342-1764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। बहरहाल ये वो नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, मोहम्मद मजहर हैं। आइए उनकी जिज्ञासा, उनका प्रश्न सुनते हैं। मजहर जी, स्वागत है आपका। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार, मोहम्मद मजहर पूर्णिया बिहार से बात कर रहे हैं। जी जी सर, मेरा 2 सवाल था। एक दिन और भी डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया था कि मेरे भांजे का एक यानी कि वो चेचक जैसे कुछ बीमारी यानी कि बचपन में हुआ था, वो सारा बीमारी इकट्ठा हो करके यानी कि सीने के बीच पसलियों में आके वो जमा हो गया है। तो उसका मोटाई है कम से कम एक क्या कहता है कि आधा इंची और लंबाई है 1 इंची और उसमें काफी दर्द सा महसूस हो रहा है। तो उसके लिए कैसे क्या किया जाएगा सर? जी डॉक्टर संजीव। हाँ, क्या आपके इनको भतीजे को बुखार भी आता है? डॉक्टर साहब, फोन इनका कट गया है। अच्छा, नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि स्किन में एरप्शंस हुए हैं, हाँ, तो
शायद शक जा रहा है कि हो सकता है कि मंकी पॉक्स के भी ऐसे लक्षण आते हैं जो बीच शरीर में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और लेकिन इन्होंने एक चीज बताया कि वो केंद्रित होकर एक जगह पर रिब्स के पास इनका इकट्ठे हो कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो उस जगह पे ये भी हो सकता है कि कोई इनको शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ हो और वहां पे कुछ पस या मवाद जमा हो गया हो, तो इसके कारण ऐसा हो रहा हो। तो जरूर इनको किसी फिजिशियन से मिलना चाहिए। अगर इनको बुखार है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या इस तरह के दाने शरीर में और ज्यादा निकल रहे हैं, शरीर में खुजली भी हो रही है और लाल रंग हो रहा है, तो शायद मंकी पॉक्स की तरफ शक जाता है। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो ये एक कॉमन इन्फेक्शन है, तो किसी डॉक्टर से मिलके उसका इलाज हो करना। जी डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स का आपने जिक्र किया, मंकी पॉक्स के आम लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि मुझे या किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हो रहा है या हो सकता है? देखिए, मंकी पॉक्स तो एक वायरल बीमारी है। वो वेरियोला ग्रुप के वायरस से होता है और जैसे आज की पीढ़ी को नहीं, लेकिन हम लोगों को और आज की पीढ़ी से पहले वाले लोगों को वो वाकिफ थे कि पहले के जमाने में वो एक चेचक या स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती थी जी। तो उसी ग्रुप का ये वायरस है और उसके लक्षण भी करीब करीब वैसे ही हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बुखार आता है, साथ में शरीर में खुजली होती है और शरीर में दाने निकल आते हैं जी, जो खासकर पेट या पीठ और हाथों में केंद्रित रहते हैं और ये दाने धीरे धीरे पूरे शरीर में भी फैल सकते हैं और बुखार बहुत ज्यादा होने लगता है। पूरे शरीर में दर्द होता है और कमजोरी बहुत आती है। अगर इस तरह के लक्षण आए तो हो सकता है कि मंकी पॉक्स की जांच जरूर करवा लें और मंकी पॉक्स के लक्षण ऐसे ही होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कोरोना से बात करी थी। आपके जो बिहार हैं वहाँ पे अस्पताल के अंदर कोरोना से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इनमें वो व्यक्ति भी शामिल थे जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेशन था, सभी तरह के उन्होंने वैक्सीन लगा रखे थे, प्रिकॉशनरी डोज भी लगा रखे थे, क्या ये वो मरीज भी शामिल थे इसमें? हाँ, वैसे मरीज भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन ली है, दोनों डोज ली है। लेकिन ये देखा गया है, आंकड़े भी इसके बताते हैं ऐसा कि जिन्होंने दोनों डोज ली है जी, वो कोविड पॉजिटिव तो आ सकते हैं, कोविड संक्रमण उन्हें लग सकता है, लगता भी है, लेकिन वो उतना गंभीर नहीं होता है। उनके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने में, लंग्स को प्रभावित करने के चांसेस कम होते हैं और वैसे लोग को अस्पताल में भी दाखिल होने की जरूरत कम पड़ती है। कहने के मतलब है उनके लक्षण थोड़े कम होते हैं और वो दवाइयों से या घर पर ही आइसोलेशन से जी ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। ठीक होने की दर 99.87 से भी ऊपर। जी, चर्चा करेंगे हम इस पे आगे। अगले श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं, बलरामपुर से रिंकी तिवारी। आइए उनके प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, कहिए क्या जानना चाहती हैं आप? सर बिल्कुल, अभी एक वायरस आया है, उसका नाम शायद मंकी पॉक्स है, हो सकता है कि मैं ढंग से ना बोल पा रही हूँ। तो जी सर, तो सर क्या उसकी केसेस बढ़ रही है, आज हम समाचारों में सुनते हैं। क्या सर ये है कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए एक से एक वेरिएंट आ रहा है हमारे भारत देश में, इसका रीजन क्या है? डॉक्टर साहब, इनका मूल प्रश्न ये है कि जिस तरह के वायरस अगर आ रहे हैं या वो तेजी से फैल रहे हैं व्यक्ति में, समाज में, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इसका कारण क्या वो असावधानियां हैं जो कि आम जनता, आम लोग बरत रहे हैं, या इसका कोई और भी कारण हो सकता है? इनका जो प्रश्न है वो किस के संदर्भ में, कोविड के संदर्भ में? जी, कोविड के संबंध में है। हाँ बिल्कुल, वो इस कोविड को फैलने के कारण वही है जो पहले से है, यानी कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैल रहा है। व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वास नली से ये निकलता है वायरस और दूसरे व्यक्ति के श्वास नली के थ्रू उनके शरीर में जाता है। जी, तो ये फैलने के कारण वही है कि अगर हम
दूरी, सामाजिक दूरी जिसे बोलते हैं 2 गज की दूरी रहे, तो 2 गज की दूरी मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें, जिससे कि इस वायरस को वातावरण में आने का चांस नहीं मिले, तो इसका बचाव हो सकता है। तो इनका क्वेश्चन का सीधा जवाब है कि हाँ, फैलने के कारण वही है जो एक दूसरे से दूरी नहीं रखते हैं और मास्क लगा के उसको वातावरण में आने से नहीं रोकते। जी, मास्क लगाना अभी भी बहुत जरूरी है। जी, और हाँ, क्लोज कॉन्टैक्ट जो पहले फोमाइट से हमने बोलते थे ना कि टच से होने से फैलता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कि फोमाइट से फैलता है, तो वो भी एक कारण है। इसलिए हमेशा हाथ धोने की भी सलाह दी जाती है और सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी जाती है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौत से महेश शर्मा। आइए सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। हाँ, नमस्कार महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, मंकी पॉक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कितना खतरनाक है, बताने की कृपा करें। जी हाँ, मंकी पॉक्स की उत्पत्ति अफ्रीका के कुछ देशों में हुई है और फिर वहां से वो अमेरिका में फैला। तो इसकी उपस्थिति दुनिया के उसी तरफ से हुई है, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ भागों से, और धीरे धीरे विश्व के कई क्षेत्रों में ये फैला है जी, जिससे कि WHO ने इसे मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है जी। अपने देश में भी ये बाहर से ही आया है, लेकिन अभी संतोष की बात यही है कि हमारे देश में ये कुछ क्षेत्रों में, केरला और महाराष्ट्र में ही पाया गया, और अभी 2 दिन पहले तक पूरे देश में 9 या 10 ही केस कंफर्म हुए हैं। और हाँ, दिल्ली में भी कुछ केस पाए गए हैं जी। डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ये फैल चुका है। डॉक्टर, वापस हम कोरोना की ओर अपना रुख करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर साहब की वैक्सीनेशन के बाद या वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कुछ और तरह की भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। कोई कह रहा है कि हमारे को जोड़ों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द रहने लगता है, या अन्य तरह की बीमारियों से अपने आप को ग्रस्त होते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमें टीका लगा उसके बाद ऐसा हुआ। इज इट पॉसिबल डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसे तो जो भी शोध हुए हैं हमारे देश में हुए हैं, पटना एम्स में भी हम लोगों ने टीकाकरण पे शोध किए हैं जी। और जो भी प्राथमिक आंकड़े आए हैं, तो ऐसा कि कोई और बीमारी हो गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, जैसे कि टीका लगने के बाद बुखार हो जाना या थोड़ी देर तक थोड़ा कमजोरी महसूस होना, तो लेकिन वो भी 2-3 घंटे तक ही। या किसी को ऐसा हुआ है कि अचानक टीका लेने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई हो, या कहीं सीने में दर्द हुआ हो, या जोड़ों में दर्द हुआ हो, लेकिन वैसे नगण्य है वैसे लोग। कुछ लोग क्या है, और वो भी प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हो गए। तो टीका लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी हुई है या कोई गंभीर समस्या हुई, ऐसी कोई बात नहीं। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764, 23421764 हमारा फोन नंबर है। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। एम्स पटना के डॉक्टर संजीव कुमार हमसे जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हिसार का रुख करते हैं, हिसार चलते हैं, वहां से राजेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मोइन जी, और डॉक्टर संजीव साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंकी पॉक्स, ये जो चमड़ी के वायरस है, ये ऊपर ही रहता है या नीचे हड्डी में या नीचे जाके भी कुछ असर डालता है? इसके बारे में जानना है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये मूल रूप से जानना चाहते हैं कि ये स्किन का वायरस है या अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है आपकी बोन में? नहीं, ये ज्यादातर स्किन कहीं नीचे रहता है और शरीर के दूसरे भागों में जा सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास नली के तरफ ये जा सकता है। ज्यादा प्रभाव होता है इसका, जिसके कारण सांस में तकलीफ हो सकती है और लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बोन तक पहुंच जाए, ऐसी अभी तक ऐसी संभावना बहुत कम है। जी
बोन तक नहीं पहुंचता है। डॉक्टर, मौसम बदलने के साथ भी बहुत सारे बुखार जो हैं लोगों को होने लगते हैं, खांसी होने लगती है, बुखार होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, और ऐसे में वो क्या मान के चलें कि ये कोरोना है या नहीं है, या ये आम बुखार है, वायरल बुखार है, और कोरोना की जांच उनको कब करानी चाहिए? हाँ, ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है कि अभी जो बरसात का मौसम है, कई क्षेत्रों में बरसात हो रही है, कहीं बरसात खत्म हो रही है, कहीं दोबारा जोर से बारिश हो रही है। तो मौसम का जो बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन दोनों होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो ऐसे में जो हम साधारण सर्दी खांसी या फ्लू बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, वैसी भी बीमारी लोगों को ऐसे फ्लू से भी ग्रस्त होने की संख्या बढ़ रही है। और आपने ठीक बताया कि लक्षण जो हैं, चाहे कोरोना वायरस के हों या ये कॉमन फ्लू है, करीब करीब सेम होते हैं, करीब करीब एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि आमतौर से सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है, सीने में दर्द जकड़न होती है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, नाक बहने लगता है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में दर्द या थकान होने लगती है। तो ऐसे लक्षण कोविड के भी हो सकते हैं और नॉर्मल फ्लू के भी हो सकते हैं। तो ये इस मौसम में ऐसे सामान्य फ्लू भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें कोविड है या हमें नॉर्मल फ्लू हुआ है। तो इसमें 2-3 चीज ध्यान देने के लिए कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमने दोनों वैक्सीन ली है कि नहीं, दोनों डोज जी। क्योंकि दोनों डोज वैक्सीन ली है तो कोविड है भी तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर ऐसे लक्षण है सामान्य फ्लू और ये तीसरे दिन तक कम नहीं होते हैं, जैसे आज शुरू हुआ और तीसरे दिन तक कम नहीं होते हैं, या डिक्लाइन माने खत्म होने की तरफ नहीं नजर आते हैं, तीसरे दिन भी हमें उतने ही बराबर की तरह से सिम्टम बना रहता है या बुखार बढ़ जाता है या सिम्टम बढ़ जाता है, तो हमें कोविड की जांच जरूर करानी चाहिए, ये पता लगाने कोविड है कि नहीं जी। तो सिम्टम अगर परसिस्ट करे तो कोविड की जांच करानी चाहिए। तीसरे दिन के बाद अगर सिम्टम खत्म होने लगता है, ये समझना चाहिए कि साधारण फ्लू था। जी डॉक्टर, ऐसे में कई लोग पैनिक होकर अपने ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी जांचने लगते हैं, क्या ये सही है? एहतियात के तौर पर ऐसा करते हैं तो बुरा भी नहीं है, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए, इससे घबराने की बात नहीं है। अभी जो ये फ्लू चल रहा है, अभी जो मौसमी बीमारी हो रही है, इसमें ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो अभी ये हम समझ लें कि चौथे दौर का जो कोविड है, 3 दौर तो हमने देख लिया, चौथे दौर कोविड है, ये थोड़े मामूली किस्म का है, तो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की संभावना बहुत कम होती है। तो अगर आप जांच लेते हैं तो ठीक है, आप भी आश्वस्त हो लेते हैं और डॉक्टर को भी आप सही बताएंगे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, लेकिन उससे घबरा के बिल्कुल बार बार जांचने की जरूरत नहीं। जी, आइए अब दोबारा रुख करते हैं बिहार के पूर्णिया का। वहां से मोहम्मद मजहर एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं, शायद कोई जिज्ञासा, कोई सवाल उनका रह गया था। मजहर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या सवाल रह गया था आपका? सर, मेरा सवाल वही था कि मेरा भांजा को 5 साल में वो चेचक हुआ था और वो एक दाने से चेस्ट के बीच नालियों में वो आके जमा हो गया, एक दाना। उस दाने से लगभग 1 इंच लंबा और आधा इंच मोटा एक ये हो गया है। अभी वो 21 साल का है, मगर उसमें दर्द सा महसूस हो रहा है, तो क्या सर उसके लिए क्या किया जाए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए या कहाँ चेकअप करानी चाहिए? जी मजहर साहब, आपको ये जो गांठ थी आपके भांजे को, ये कितने साल से है? सर, ये 5 साल की उम्र में हमको चेचक हुआ था, तो आके एक दाना यहाँ पे जमा हो गया और उसी दाने से बढ़ रहा है अभी तक। जी डॉक्टर संजीव, इनको वो दाना जो है वो बढ़ रहा है, ये पूर्णिया बिहार के ही हैं, तो ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि किस हॉस्पिटल में क्या जांच और किस डॉक्टर को दिखाएं। मूलभूत प्रश्न इनका ये है। देखिए मजहर साहब, हम लोगों ने बताया बेटा, आपका जो ये दाना बढ़ रहा है और आपको लगता है कि उसके अंदर भी कुछ जमा भी है, तो आप पूर्णिया में सदर अस्पताल में या जो भी आपका PHC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जो सर्जन विशेषज्ञ हैं, सर्जरी के विशेषज्ञ, उनसे आप दिखाइए। वो उसकी जो गांठ बढ़ी हुई है उसकी जांच कर लेंगे और अगर कुछ उसमें जमा है तो उसको छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस से सर्जरी की प्रक्रिया होती है, निकाल लेंगे,
या फिर उस गांठ को निकाल के उसके बायोप्सी जांच करा लेंगे कि क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि वो चेचक का दुष्प्रभाव है या कोई गंभीर बीमारी लगती है। तो आप अपने पूर्णिया सदर अस्पताल में या पास के पीएचसी में जो विशेषज्ञ सर्जन है उनसे मिल लें। जी, हमें उम्मीद है मजहर साहब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर संजीव, कुछ व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं जो प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवा रखे हैं। वो कहते हैं कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए थे, उसके बाद हमने 2 डोजेज और लगा ली हैं, तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज अब जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, अब हमें प्रिकॉशनरी डोज की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, ये तो उनका कहना सही है कि उनके अंदर में एंटीबॉडी बन गई है। अगर कोरोना से संक्रमण हो चुके हैं और ठीक हो गए हैं तो ये निश्चित है कि उनके शरीर के अंदर इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी हुई है जी। और उन्होंने 2 वैक्सीन लिया है तो उसके कारण भी एंटीबॉडी बनी है, तभी वो सुरक्षा मिल रही है। लेकिन ये एंटीबॉडी एक निश्चित समय तक रहता है, फिर उसमें डिक्लाइन वो गिरने लगता है। तो एंटीबॉडी यूजुअली अभी तक जो शोध है ये मान के चला जा रहा है कि 6 महीने से 1 साल तक रहता है जी। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आपके दोनों दूसरे डोज का 9 महीना हो गया है, 9 महीने से 1 साल के बीच में हो गया है, तो आप प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगाएं। तो आपका कहना है कि आपने 2 वैक्सीन लिया, उसके बाद आपको कोरोना संक्रमण भी हो गया। कोरोना संक्रमण ठीक हुए अगर आपको 9 महीने हो चुके हैं तो आप प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगाएं, इससे कि जो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज का लेवल आपके बॉडी में बना होगा वो बरकरार रहेगा और ये जो प्रिकॉशनरी डोज लगाने से उसमें और इजाफा ही होगा, तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। श्रोताओं, इस समय आप डॉक्टर संजीव को सुन रहे हैं। पटना एम्स के डॉक्टर हैं जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कोरोना, मंकी पॉक्स और वायरल बुखार के विषय में। गांधीनगर, दिल्ली, धर्मवीर जी हमारे नियमित श्रोता हैं। आइए आज उनके प्रश्न सुनते हैं और उनकी जिज्ञासा सुनते हैं कि क्या जानकारी वो चाहते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मंकी पॉक्स जो बीमारी आई है इसके बारे में कि ये बताया जाता है कि ये प्राइवेट पार्ट्स में भी इसके दाने उभर आते हैं और इसके बारे में ये नाम का जो इसका व्याकरण हुआ, बंदर से ये बीमारी निकली है। अब वैसे तो 2019 में एक बीमारी अपनी जो कोविड की आई थी वो चमगादड़ वायरस से आई थी, तो उसको वायरस चमगादड़ वाला ही क्यों नहीं बोलते? डेल्टा और बीटा, चीटा, कितने नाम इन्होंने दिए। तो इस तरह से ये मंकी के नाम से आई तो उसको चमगादड़ वायरस बोलना चाहिए था। जी डॉक्टर साहब, जनरल हम लोग इस कंफ्यूजन में या बहस में ना पड़े कि क्या नाम रखना चाहिए। तो नाम रखने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो विश्व के बड़े वैज्ञानिक या चिकित्सक होते हैं, वो किसी कारण से समझ के उसका नाम रखते हैं। तो नाम के विषय में हम ना पड़े। नाम रखने के कई कारण रहते हैं। कभी जहाँ सोर्स होता है उसके नाम पर भी रखा जाता है, कोई जिस शहर में निकला है उसके नाम पर भी रखा जाता है, जिस वैज्ञानिक ने खोज की उसके नाम पर भी रखा जाता है। तो नाम के हम लोग झमेले में ना पड़े। हम लोग पढ़े कि ये वायरस है, एक खतरनाक वायरस है, इससे बच के रहना है, इसके लक्षण को जानना है और इससे जो बचाव के उपाय हैं उसके प्रति हमें सतर्क रहना है जिससे कि ये फैले नहीं। जी डॉक्टर साहब, इस समय जो कोरोना की लहर चल रही है जिसमें 11-12 हजार मरीज जो हैं हर रोजाना आ रहे हैं, इसे हम चौथी वेव मान रहे हैं। क्या इस वेव के अंदर भी वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, चाहे आपको 2 वैक्सीन लग चुके हैं, प्रिकॉशनरी डोज लग चुके हैं, जो पहली, दूसरी और तीसरी वेव में दिया जा रहा था? हाँ, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तो वही है जी। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के आधार ही है। पहला आधार है सिम्टम। अगर किसी को सिम्टम है, उसका संक्रमण शरीर में है, तो हम दवाइयां इसलिए देते हैं कि उसको सिम्टम भी कम हो जाए और ये बढ़े भी नहीं। जी। दूसरी चीज है कि जब कोरोना का पहला और दूसरा दौर था वो बहुत ज्यादा गंभीर था, बहुत एक्टिव था, बहुत ही एक्यूट था। तो उस समय थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट होती थी। जैसे कोरोना को हम बोलते हैं कि थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है, तो खून पतला करने की जो दवाइयां थी वो जरूर दी जाती थी। लेकिन चौथे दौर की जो ये कोरोना है इसमें उतनी गंभीरता नहीं आई है और थ्रोम्बोजेनिसिटी भी ज्यादा नहीं देखी जा रही है। तो बाकी दवाइयां जैसे बुखार कम करने की दवाई, पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक्स या इम्यून बढ़ाने की, इम्यून क्षमता बढ़ाने की दवाई जैसे जिंक और विटामिन है, ये सब तो दे ही रहे हैं। लेकिन
जो एंटीकोगुलेंट है, जो एंटी थ्रोम्बोटिक दवाई है खून पतला करने की, वो हम जरूर देते थे हर मरीज को जो कि भर्ती होता था अस्पताल में या जिससे गंभीर लक्षण होते थे। अब वो ऐसा नहीं दे रहे हैं। अभी मरीज को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 99% से ज्यादा ये ठीक हो जाते हैं। तो बेसिक वही है, लेकिन बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद दलोनी से मोहम्मद यामीन। ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं और आज जानते हैं कि इनकी क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है, क्या जानकारी देना चाहते हैं और क्या जानकारी चाहते हैं। मोहम्मद यामीन जी, हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब बोल। नमस्कार। नमस्कार। यामीन भाई रेडियो वाला जी। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि हम कोरोना से पहले लड़े हैं, उसमें शरीर के विशेष अंगों को नुकसान दिया था, डेल्टा वगैरह में, जैसे तो ऐसे मंकी पॉक्स भी किसी शरीर के विशेष हिस्से को नुकसान दे रहा है क्या? जी हाँ, नहीं रही, मुझे तो सुनाई नहीं दिया जी। नवीन जी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के वायरस ने नुकसान पहुंचाया था और इतना गंभीर हो गया था, क्या मंकी पॉक्स भी जो है उतना ही गंभीर होने के चांसेस हैं क्या? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि WHO ने इसे मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया है पूरे विश्व में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी खतरनाक बीमारी तो है। जब किसी को संक्रमित करता है तो तेजी से गंभीर हो जाता है और मरीज की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन अभी तक ये बहुत तेजी से फैला नहीं है हमारे देश में। तो गंभीर तो है, लेकिन फैलने की प्रक्रिया अभी उतनी तेज नहीं जितनी तेजी से कोविड फैला था। थोड़ा अंतर ये है कि ये जो मरीज के टच से फैलता है। मरीज अगर कुछ कपड़े या जो तौलिया और इस चीज की यूज करते हैं, उससे दूसरे व्यक्ति अगर उसको टच करेंगे, उनके तौलिया को, उनके कपड़े को, उनके सामान को, जो नीचे सामान यूज कर रहे हैं, तो उससे फैल सकता है। ये डिफरेंस है। और जो कोविड है वो ज्यादातर सांस लेने से फैलता जी। लेकिन ये भी एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, हमारे पास फोन आते हैं कि इस बीच हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हम अपनी चर्चा बाद में रखेंगे। बहुत संक्षेप में इनके सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि इस वक्त बहुत कम है। केशवपुरम से वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार वेद प्रकाश जी, अपना सवाल पूछे। बहुत संक्षेप। मेरा सवाल ये था कि अभी चाइना के अंदर एक स्थान है, उसमें बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन भी कर दिया जी। तो क्या हम क्या समझे, मतलब शुरुआत वहीं से हुई थी, फिर दोबारा वही फैलने की उम्मीद है क्या? जी, डॉक्टर साहब भी ये वही जानना चाहते हैं कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, क्या ये दोबारा संक्रमण फैल सकता है अगर किसी एक एरिया के अंदर ज्यादा मरीज पाए जाए तो? हाँ, देखिए, अभी कोरोना मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी जब है, हमने इस पर काबू पाया है। इसमें इसके जो कंट्रोल करने के तरीके हैं और वैक्सीन के माध्यम से जी। लेकिन ये वायरस है, ये म्यूटेट करता है, अपने दूसरे स्वरूप में म्यूटेट कर सकता है और फैल सकता है। इसलिए सतर्कता छोड़नी नहीं है, सतर्क रहना है। और जैसे इन्होंने खुद चाइना का एग्जाम्पल दिया, वैसे एग्जाम्पल के कारण हमें और सतर्क रहना है कि ये फैल सकता है। जी। डॉक्टर संजीव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए और सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नवीन जी, और सभी श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, हमें उम्मीद है आज की इस चर्चा से और आज के सवाल जवाब से आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिली होगी जो कोरोना, मंकी पॉक्स और दूसरे वायरस को लेकर आपकी भ्रांतियों को दूर करेगी। रोजाना हमारे कार्यक्रम को इसी तरह से सुनते रहिए। रात 9:30 पर हम आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको पहुंचाएंगे ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। इजाजत मुझे यानी नवीन को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।